वेद एजुकेशन हब में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं विजेंद्र सिंह आज की क्लास का शुभारंभ करने जा रहा हूँ एक मोटिवेशनल कोड के साथ में। दोस्तों, जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। जिंदगी में किसको टेंशन कम है, जिंदगी में किसको टेंशन कम है। जिंदगी का नाम ही तो कभी खुशी कभी गम है मेरे दोस्तों। तो जिंदगी के अंतर्गत अपने को टेंशन नहीं लेनी है, जो अपन कर रहे हैं वो बेस्ट कर रहे हैं। इसी के साथ ही आज की क्लास का अपन शुभारंभ करने जा रहे हैं, यानी अपनी यूनिट नंबर जो 5 है, समकालीन दक्षिणी एशिया। और समकालीन दक्षिणी एशिया के बारे में जो प्रमुख देश हैं उनके बारे में और उस पर जो किस प्रकार की शासन व्यवस्था स्थापित हुई उसके बारे में आज पूर्ण रूप से अपन अध्ययन करेंगे। ये यूनिट है आपकी जो 2023 की जो एग्जाम होगी उसमें 4 अंक की आने वाली है। इसमें 2 क्वेश्चन अति लघुतरात्मक में आएंगे, यानी एक अंक के आने वाले हैं। एक क्वेश्चन लघुतरात्मक आएगा जो आपका 2 नंबर का रहेगा। ये आपकी ये यूनिट रहेगी, ये अंक जो विभाजन था। अब देखिए पहला क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बन रहा है वो कि बांग्लादेश आजाद कब हुआ। बांग्लादेश, देखिए दोस्तों, बांग्लादेश की अपन बात करें तो ये पूर्वी पाकिस्तान था। क्या था? पूर्वी पाकिस्तान था, यानी पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। ये अपने 1947 तक भारत का हिस्सा था, लेकिन राजनीतिक जो द्वेष था पश्चिमी और पूर्वी पाकिस्तान के बीच, जिसके कारण दिसंबर 1971 के अंतर्गत बांग्लादेश का निर्माण हुआ। यानी बांग्लादेश आजाद कब हुआ? दिसंबर 1971। कब हुआ? दिसंबर 1971। इससे पहले ये पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। अगला क्वेश्चन अपना है, सार्क की स्थापना कब हुई? सार्क यानी दक्षिणी एशिया जो देश है इनका एक संगठन है जिसको सार्क के नाम से जानते हैं, और इसी सार्क को दक्षेस के नाम से भी जाना जाता है। एग्जाम में यहां से क्वेश्चन पूछा ही जाता है और 100% आने वाला है कि सार्क की स्थापना कब हुई या दक्षेस की स्थापना कब हुई। इसकी स्थापना होती है 1985 के अंतर्गत। कब होती है? 1985 के अंतर्गत। यानी सार्क की स्थापना भी यही है, और सार्क को अपन क्या बोलते हैं? दक्षेस बोलते हैं। यानी सार्क की स्थापना 1985 में। पूछा जाता है सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है, और इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हो। क्यों होते हैं? देखिए आपके डाउट यहां पे मैं क्लियर कर रहा हूं कि जो सार्क है, सार्क में देखिए लास्ट में क्या कहे सार्क, तो सार्क का मुख्यालय है, तो सार्क का मुख्यालय नेपाल काठमांडू। यानी कैसे? काठमांडू याद रखना, मुख्यालय कहाँ है? काठमांडू। सार्क का मुख्यालय काठमांडू का नेपाल के अंतर्गत है। अगर पूछा जाता है कि सार्क की स्थापना कहाँ हुई, तो 1985 में सार्क की स्थापना है वो बांग्लादेश में होती है, और वहां क्या? ढाका में हुई। तो ये भी याद रखना है कि सार्क की स्थापना बांग्लादेश में कहाँ हुई? ढाका में हुई। कहाँ हुई है? ढाका। ये बात भी आपको याद रखनी है। यहां पे ये भी पूछा जाता है कि सार्क का प्रथम सम्मेलन कहां हुआ, तो ढाका में हुआ। बांग्लादेश कहां हुआ? ढाका। लेकिन इसका मुख्यालय कहां है? काठमांडू। अगर दक्षेस का पूछा जाता है तो भी आपको ये याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, दक्षिणी एशिया के किस देश में सन 1968, याद रखना कि दक्षिणी एशिया के किस देश में सन 1968 तक सल्तनत का शासन रहा। तो कौन सा ऐसा देश है दक्षिणी एशिया का जिसके अंतर्गत 1968 तक इसका शासन रहता है? सल्तनत का शासन रहता है। तो इसका आंसर क्या होगा? मालदीव। क्या रहेगा? मालदीव में। कहां रहता है? मालदीव में सल्तनत का शासन रहता है। लेकिन 1968 के बाद मालदीव में शासन व्यवस्था कौन सी है? अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था। कौन सी? अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था है। यानी लोकतंत्र की स्थापना होती है, और वो भी कौन सा लोकतंत्र? अध्यक्षात्मक लोकतंत्र की स्थापना होती है। ये बात भी आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है, भारत ने किस देश के साथ 1971 में एक 20 वर्षीय संधि पर हस्ताक्षर किए? कब किए हैं? 1971। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। कितने? 20 वर्षीय संधि पर हस्ताक्षर किए। किसके साथ?
1971 की बात है तो सोवियत संघ, किसके साथ किए? सोवियत संघ के साथ में भारत ने 20 वर्षीय संधि पर हस्ताक्षर किए। और ये हस्ताक्षर से ये भी कहा जाता है, क्योंकि हमने शीत युद्ध के दौरान की बात कर रहे हैं, तो उस समय क्या भारत ने ये देखो 20 वर्षीय संधि पर हस्ताक्षर किए, तो भारत ने कहा जाता है कि साम्यवादी जो शासन व्यवस्था थी या सोवियत संघ का गुट था उसमें शामिल हो गया था। लेकिन नहीं, भारत ने मात्र ये संधि की थी, बाकी उस गुट का समर्थन नहीं किया, उसमें शामिल नहीं हुआ था। अब देखिए श्रीलंका, अगला क्वेश्चन है, श्रीलंका को स्वतंत्रता कब प्राप्त हुई? श्रीलंका है, श्रीलंका को स्वतंत्रता यानी कब आजाद हुआ है श्रीलंका? बहुत अच्छा क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है। यानी श्रीलंका है तो 1948 ईस्वी के अंतर्गत स्वतंत्र होता है। याद रखना है कि श्रीलंका है ये कब? भारत से 1 साल पहले आजाद हो गया था। 1 साल बाद, सॉरी भाई, पहले नहीं 1 साल बाद, क्योंकि 47 में अपन हुए थे, 48 में श्रीलंका, तो 1 साल बाद में, तो 1 साल बाद में। अब देखिए क्वेश्चन यहां से यह भी पूछा जा सकता है कि श्रीलंका है, श्रीलंका के अंतर्गत कौन सी ऐसी जो समुदाय है जिसका राजनीतिक क्षेत्र पे दबदबा है? तो वो भी अपने को याद रखना, सिंहली समुदाय है। कौन सा? सिंहली समुदाय है, ये बहुसंख्यक है श्रीलंका में। और सिंहली समुदाय और यहाँ पे तमिल, जो भारतीय तमिल है वो, और सिंहली समुदाय, इन दोनों के बीच में संघर्ष चलता रहता है। क्या? संघर्ष। इसलिए ये भी पूछा जा सकता है कि दक्षिणी एशिया का ऐसा कौन सा देश है जो जातीय संघर्ष का सामना कर रहा है? तो उसका आंसर क्या रहेगा? श्रीलंका। कौन सा? श्रीलंका। इसके अलावा यहां से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वो देखिए कौन सा, कि दक्षिणी एशिया के ऐसे कौन से 2 देश हैं जो आजादी के बाद उसमें लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था कायम रही है? यानी दक्षिणी एशिया के ऐसे कौन से 2 देश हैं जिनमें क्या स्वतंत्रता के बाद में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था स्थापित रही है? तो वो कौन सा? एक तो श्रीलंका है और एक अपना भारत है। एक तो कौन सा है? श्रीलंका और एक भारत। यानी भारत भी दक्षिणी एशिया का हिस्सा। तो दक्षिणी एशिया के अंतर्गत जो आते हैं देश, उनमें श्रीलंका और भारत है, जिनमें स्वतंत्रता के बाद में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था कायम रही है। अब देखिए इसमें जो तमिल लोग हैं और सिंहली थे, तमिल और सिंहली, अब इन दोनों का क्या चल रहा? वहां पे संघर्ष चल रहा, झगड़ा चल रहा है। तो इन तमिल लोगों ने एक वहां पे क्या बनाया है? गठबंधन बनाया, यानी उग्र तमिल संगठन है जिनका नाम क्या है? लीटे। याद रखना है 1983 में इसका निर्माण किया गया, यानी संगठन बना, उग्र तमिल संगठन है क्या? लीटे। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है 1983 के अंतर्गत। अब ये है, ये क्या कर रहा है? इन जो तमिल लोग हैं, इन तमिल लोगों की हित की, यानी इनके अधिकारों की मांग कर रहा है, एक अलग राष्ट्र की मांग भी कर रहा है। अब इसके बाद में अगला अपना क्वेश्चन है सार्क। सार्क का पूरा नाम बताइए। किसका? सार्क का पूरा नाम। सार्क का पूरा नाम क्या है? तो देखिए सार्क का पूरा नाम है दक्षिणी एशियाई क्षेत्रीय सहयोगी संगठन। क्या नाम है? दक्षिणी एशियाई क्षेत्रीय सहयोगी संगठन। दक्षिणी एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, ये सार्क का पूरा नाम है। एक बार इंग्लिश में भी पूछा गया तो वो भी अपने को याद रखना है, यानी साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन, ये इसका इंग्लिश में नाम है। यानी साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन, ये इसको इंग्लिश में सार्क का या दक्षेस का पूछते हैं, दोनों का एक ही है। अगला क्वेश्चन है दक्षिणी एशिया मुक्त व्यापार समझौता कब से प्रभावी हुआ? यानी दक्षिणी एशिया मुक्त व्यापार समझौता, इसी को अपन साफ्टा के नाम से जानते हैं शॉर्टकट में। साफ्टा क्या बोलते हैं? साफ्टा। यानी दक्षिणी एशियाई मुक्त व्यापार समझौता कब से प्रभावी हुआ, यह पूछा गया है। यह साफ्टा की अपन इंग्लिश में बात करें तो साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया। अब इसके अंतर्गत अपन बात करें तो देखिए ये प्रभावी कब हुआ, तो अपने को याद रखना 1 जनवरी
2006 से प्रभावी हो गया। 1 जनवरी 2006 से प्रभावी हो गया। ये जो सार्क है यानी दक्षेस है, इसका 12वां जो शिखर सम्मेलन हुआ उसमें इसकी स्थापना होती है। किसकी? साप्टा की। 1 जनवरी 2006 से ये प्रभावी होता है। लेकिन क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि साप्टा के ऊपर दक्षेस या सार्क के सदस्य देशों ने कब हस्ताक्षर किए? हस्ताक्षर 2004 में किए। कब किए? 2004 में हस्ताक्षर किए सार्क या दक्षेस में शामिल देशों ने। लेकिन ये प्रभावी कब से होता है? 1 जनवरी 2006 से प्रभावी होता है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा देश भारत की पूर्व चलो की नीति का हिस्सा है? यानी भारत की एक नीति है, पूर्वी चलो की नीति का हिस्सा कौन सा देश है? तो इसका सीधा सीधा जो आंसर है दोस्तों वो है बांग्लादेश। क्या है? बांग्लादेश। भारत की पूर्व चलो की जो नीति है इसका हिस्सा कौन है? बांग्लादेश। इसके अलावा और जो एग्जाम में पूछा जा सकता है, यानी लुक ईस्ट और एक्ट ईस्ट, यानी लुक ईस्ट और एक्ट ईस्ट नीति का हिस्सा भी बांग्लादेश है। यानी पहले लुक ईस्ट एक्ट ईस्ट 2014 के बाद इसका भी कौन है? बांग्लादेश। अगला देखिए, नेपाल ने नया संविधान कब अपनाया? नेपाल है, इसने नया संविधान कब अपनाया? बहुत अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे। नेपाल देखिए दक्षिणी एशिया का एकमात्र जो देश है वो हिंदू राष्ट्र है। कौन सा? नेपाल। ये बात अपने को याद रखनी है। अब देखिए इसमें जो संविधान का निर्माण किया जा रहा है वो नया संविधान, नेपाल में जो नया संविधान है वो 2015 में अपनाया गया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि नेपाल ने नया संविधान कब अपनाया? 2015 में। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लोकतंत्र की स्थापना कब हुई? नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना। तो नेपाल के अंतर्गत मेरे दोस्तों लोकतंत्र की स्थापना 2008 में हुई। अच्छे से आपको याद रखना है, दोनों ही क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट है। यानी नया संविधान लागू होता 2015 में और लोकतंत्र की स्थापना इसमें 2008 में, क्योंकि 2006 के अंतर्गत किसमें? नेपाल के अंतर्गत लोगों ने आंदोलन किया और लोकतंत्र की स्थापना के लिए। ये आंदोलन जो 2006 में किया, इसी का परिणाम हुआ कि 2008 के अंतर्गत नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना हुई और इसका संविधान बनके जो नया तैयार हुआ वो 2015 में इन्होंने अपनाया। अगला क्वेश्चन है, भारत और पाकिस्तान के मध्य शिमला समझौता हुआ। पहली बात तो ये याद रखनी है कि शिमला समझौता किन के बीच हुआ। तो यहाँ पे देखो भारत और पाकिस्तान के बीच में कौन सा समझौता हुआ? शिमला समझौता हुआ। अब ये हुआ कब? ये भी अपने को याद रखना है। तो भारत और पाकिस्तान के बीच में जो शिमला समझौता है वो शिमला समझौता हुआ 1972 में, जुलाई 1972 भी आप याद रख सकते हो। जुलाई 1972 के अंतर्गत भारत और पाकिस्तान के बीच में शिमला समझौता हुआ। किन किन के बीच में? उस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और पाकिस्तान की तरफ से जुल्फिकार अली भुट्टो, इनके बीच में समझौता होता है। इनकी शर्तें भी आपको थोड़ी सी याद रखनी है, यानी शिमला समझौते की प्रमुख शर्तें। तो शिमला समझौते की जो प्रमुख शर्तें, यानी एक दूसरे देश पे आक्रमण नहीं करेंगे, इसके अलावा दोनों जो भी विवादित मुद्दे हैं उनको शांतिपूर्ण ढंग से क्या करेंगे, उनका जो बैठक के माध्यम से शांतिपूर्ण ढंग से उनका समाधान निकालेंगे। ये इसकी प्रमुख शर्तें, 2 शर्तें भी आपको थोड़ी सी याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है, पाकिस्तान में लोकतंत्र के स्थायी न बन पाने के कोई 2 कारण बताइए। ये तो बोर्ड के अंतर्गत पूछे जाने वाला, बार बार पूछा जाता है कि लोकतंत्र में है पाकिस्तान में लोकतंत्र के जो स्थायी न बन पाने के कोई 2 कारण। पहला कारण तो आपको याद रखना है, यहाँ पे सेना का बाहुल्य। किसका? सेना है, सेना का बाहुल्य, यानी सेना का दबदबा है यहाँ पे ज्यादा। दूसरा अपन बात करें तो यहाँ पे धर्मगुरु हैं। कौन? धर्मगुरु और अभिजन जो लोग हैं उनका भी दबदबा ज्यादा है, इसलिए यहाँ पे क्या नहीं,
स्थायी रूप से लोकतंत्र की स्थापना नहीं हो पाती है। अच्छे से आपको ये याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है, भारत और बांग्लादेश के मध्य तनाव के कोई दो कारण, यानी भारत और बांग्लादेश के बीच में तनाव के कोई दो कारण। देखो, बांग्लादेश को स्वतंत्र कराने में भारत की महत्वपूर्ण भूमिका रही, लेकिन फिर भी दोनों के बीच में विवाद है, तनाव के कुछ कारण हैं। पहला कारण की अपन बात करें तो भारत और जो बांग्लादेश के बीच में चकमा शरणार्थियों की समस्या, चकमा शरणार्थियों की, चकमा शरणार्थियों की समस्या है। दूसरा अपन बात करें तो गंगा नदी है, कौन सी, गंगा नदी के जल के बंटवारे को लेकर, या गंगा नदी के जल के बंटवारे की समस्या। ये दो, एक तो चकमा जो शरणार्थी है इनकी समस्या, दूसरा गंगा नदी के जल के बंटवारे को लेकर समस्या। यहां से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, गंगा नदी के जल के बंटवारे को लेकर के भारत और बांग्लादेश के बीच में फर्क का जल समझौता हुआ। कौन सा समझौता, फर्क का जल समझौता 1996। याद रखना बेटा इसको, कब हुआ, 1996, फर्क का जल समझौता। एक भारत और पाकिस्तान के बीच में भी कौन सी नदी को लेकर के है, सिंधु नदी को लेकर के। याद रखना दोनों को, सिंधु ये वाला आने की संभावना, सिंधु नदी जल समझौता ये 1960 में हुआ था। 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच में है कौन सा, सिंधु नदी जल विवाद, ये 1960 में हुआ था। अगला क्वेश्चन अपना है, सार्क की स्थापना के उद्देश्य बताइए, यानी सार्क की इसकी स्थापना क्यों की गई, इसका उद्देश्य बताना है। इस सार्क की स्थापना का उद्देश्य, प्रमुख उद्देश्य की बात करें तो दक्षिणी एशियाई जो देश हैं इनमें आपस में आत्मविश्वास, आपस में एक दूसरे का सहयोग तथा समस्याओं का शांतिपूर्ण ढंग से समाधान निकालने के लिए इसका क्या किया गया, स्थापना की गई सार्क की। इसके अलावा अगर अपन बात करें तो व्यापार के अंतर्गत जो टैक्स था उसको निःशुल्क, यानी व्यापार को, आपसी जो व्यापार है इसको बढ़ाने के लिए भी इन्होंने क्या किया, अपने सार्क की स्थापना की। ये इनके प्रमुख दो उद्देश्य अपन देख सकते हैं। दक्षिणी एशिया क्षेत्र की कोई दो विशेषता बताइए, यानी दक्षिणी एशियाई क्षेत्र की। अब दक्षिणी एशिया के अंतर्गत पहले तो अपने को यह भी पता होना चाहिए कि कौन कौन से देश शामिल है। यहां से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि यानी दक्षिणी एशिया के अंतर्गत कौन कौन से देश आते हैं, तभी तो अपन उनकी विशेषता बता पाएंगे। तो बेटा दक्षिणी एशिया के अंतर्गत जो सबसे बड़ा देश है वो तो अपना भारत है। दक्षिणी एशिया के जो देश है उनमें सबसे जो बड़ा ना वो तो कौन सा है, अपना भारत। तो एक तो हो गया अपना भारत, क्या हो गया, दक्षिणी एशिया के देशों में भारत हो गया। भारत के बाद में पाकिस्तान हो गया। वर्तमान में इनमें 8 सदस्य, ये भी याद रखना है कि जो है सार्क इसमें 8 सदस्य देश हैं। भारत हो गया, पाकिस्तान हो गया, नेपाल हो गया, टोटल कितने, 8 हैं। इनमें देखो भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, इसके अलावा श्रीलंका, इसके अलावा मालदीव, इसके अलावा जो अगला अपना जो देश रहेगा वो है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान 8 हो गए अपने। अब देखो ये अफगानिस्तान है, यहां से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अफगानिस्तान है सार्क का सदस्य देश कब बनता है, 2007 में बनता है। यानी सार्क में पहले तो 7 सदस्य देश थे, लेकिन 2007 में अफगानिस्तान और जुड़ गया, इसलिए कुल 8 सदस्य हो गए सार्क के अंतर्गत। ये देखिए इतने सारे जो देश हैं। एक बात अपने को और भी याद रखनी है, इसमें कई बार पूछा जाता है निम्न में से कौन सा देश सार्क का सदस्य देश नहीं है, तो बेटा इनको याद रखना है। देखो भारत और भारत के 2 बेटे पाकिस्तान और ये भारत से अलग हुए हैं, तो पाकिस्तान और बांग्लादेश। फिर देखो भारत के मैप में नेपाल और भूटान, जो 2 देश कौन से हैं जो जलीय सीमा बनाते हैं, यानी कौन सा हो गया, श्रीलंका और मालदीव। और 2007 में कौन सा, अफगानिस्तान। लेकिन चीन नहीं है, याद रखना है
चीन नहीं है। दक्षिणी एशिया का देश है चीन और म्यांमार। चीन और म्यांमार है, ये दक्षिणी एशिया के देश तो हैं, लेकिन सार्क में शामिल नहीं है। किस में नहीं है भाई? सार्क में शामिल नहीं है। अब दक्षिणी जो एशिया के अंतर्गत, तो ये चीन का ऑप्शन में डालते हैं, ये सार्क के सदस्य देश नहीं है। म्यांमार और चीन ये दोनों ही सार्क के सदस्य देश नहीं है। इतना बड़ा दक्षिणी एशिया, इसमें देखो दो विशेषता बतानी है। एक तो इनमें के सांस्कृतिक, इसके अलावा जो भाषाई, इसके अलावा वेशभूषा से संबंधित विविधता पाई जाती है। एक विशेषता तो ये हुई, सांस्कृतिक रूप से इसमें क्या पाई जाती है? विविधता पाई जाती है। इसके अलावा इनकी जो स्थलाकृति की बात करें, स्थलाकृति, इसके अलावा इनकी जो जलवायु भिन्नता, इनके अलावा यहाँ के रीति रिवाज, खान पान, उनमें भी क्या पाई जाती है? भिन्नता पाई जाती है। इनकी विदेश नीतियों में भी भिन्नता पाई जाती है। ये दक्षिणी एशिया के प्रमुख देशों की जो विशेषताएं थी। अब अगला क्वेश्चन है, और यहाँ से मैच करने वाला क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। वो देखिए, यानी यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा तो दो लघुत्रात्मक जो क्वेश्चन है 2 नंबर वाला, वो पूछा जा सकता है मैच करने वाला। भारत चीन युद्ध, भारत और चीन का युद्ध कब हुआ था? तो अपने को याद रखना, बस लिखा हुआ आएगा उसमें, अपने को तो सीधा मैच करना। 1962 में हुआ था भारत और चीन युद्ध। अगला पंचशील की घोषणा, क्या है? पंचशील की घोषणा। तो पंचशील की घोषणा है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू और जो चीन के उसमें राष्ट्रपति थे चाओ एन लाई के बीच में होती है, और ये होती है, याद रखना, 24 अप्रैल 1954। 24 अप्रैल 1954 में क्या होती है? पंचशील की घोषणा। अगला है ताशकंद समझौता। ताशकंद समझौता है वो होता है भारत और पाकिस्तान के बीच में, और ये होता है 1966 में, ताशकंद समझौता। फिर आता है शिमला समझौता, ये होता है भारत और पाकिस्तान के बीच, ये होता है 1972। ये भी अपने को याद रखनी है, क्योंकि ये डेट आपको लिखी हुई मिलेगी और आपको बस मैच करना है। इसके अलावा आपको पंचशील के जो ये सिद्धांत है ना, इनमें ये 5 सिद्धांत है, ये आपको याद करना है। जिन्हें एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना, अनाक्रमण की नीति है, एक दूसरे की प्रादेशिक अखंडता को बनाए रखना, ये 5 सिद्धांत भी, क्योंकि ये भी 2 नंबर का क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है, ये भी पूछा जा सकता है। इस यूनिट से मैंने जो बताया, इससे अलग एक भी क्वेश्चन नहीं जाने वाला बार। आपको अच्छे से देखना है और अच्छे से आपकी तैयारी करनी है। तब तक के लिए आपको मैं जो करवा रहा हूं, इसको अच्छे से पढ़ना है। कल मिलेंगे अगली वीडियो के साथ में, तब तक जय हिंद, जय भारत।